हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना बायोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर, जो कि है विषाणु वायरस। और वायरस के द्वारा होने वाली कौन कौन सी बीमारियां हैं, इनसे कौन से प्रभावित अंग होंगे, इनके क्या क्या लक्षण हैं, इन सभी को आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि कोई ट्रिक के माध्यम से, पहले तो डायरेक्ट याद हो जाए तो सबसे बेस्ट है, और डायरेक्ट नहीं याद हो पाता है तो ट्रिक के माध्यम से हम लोग समझेंगे और पढ़ेंगे इसको। विषाणु वायरस के द्वारा होने वाली बीमारी थे। सबसे पहली जो बीमारी है वो है, सबसे पहली बीमारी है एड्स। तो एड्स जो होती है वो HIV के द्वारा होती है। नहीं, पहले हम लोग प्रभावित अंग देख लेते हैं, ठीक। तो एड्स कहाँ पे होता है? प्रतिरक्षा प्रणाली WBC में होता है। व्हाइट ब्लड कॉर्पसेस WBC जो है उसमें एड्स इफेक्ट करता है। डेंगू ज्वर जो होती है वो संपूर्ण शरीर को, खास करके जो सिर है, आंख है, जोड़ है, उन सबको डेंगू ज्वर, हड्डी तोड़ बुखार इसको कहा जाता है। हड्डी तोड़ बुखार डेंगू ज्वर जो है। काला ज्वर अस्थि मज्जा में होती है, ये डेंगू ज्वर है। तो डेंगू ज्वर जो होती है संपूर्ण शरीर को, सिर, आंख, जोड़ को ये इफेक्ट करती है। इसके अलावा पोलियो जो है, पोलियो बीमारी जो है वो गला, रीढ़, नाड़ी, संस्थान इत्यादि को इफेक्ट करती है। वहीं जो इन्फ्लुएंजा है वो भी संपूर्ण शरीर को प्रभावित करती है। चेचक संपूर्ण शरीर को, छोटी माता संपूर्ण शरीर को, छोटी छोटी निकल जाती है नहीं माता, तो वो संपूर्ण शरीर में। गलसूत जो होती है वो थायराइड ग्लैंड होती है, उसके जस्ट अपोजिट पैराथायराइड ग्लैंड होती है, वहां पे होती है गलसूत। खसरा जो होता है मिजिल्स, संपूर्ण शरीर को इफेक्ट करता है। ट्रिकोमा आंख की बीमारी है। हेपेटाइटिस या पीलिया जिसको बोला जाता है वो यकृत की है, क्योंकि जो पित्त रस स्रावित होता है वो एक यकृत के द्वारा ही होता है, और उसी में विकृति हो जाती है, कोई गड़बड़ी हो जाती हो तो उसका श्रावण जो होती है, श्राव करने की क्षमता वो घट जाती है और शरीर में पीला होने लगता है, क्योंकि पीलिया की मात्रा, जो बिलिरुबिन होता है वो कंट्रोल नहीं हो पाता है, इसलिए शरीर में जो होती है पीलिया हो जाती है, ठीक। रेबीज जो होती है कुत्ता काटने से वो, उससे तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम ही पैरालिसिस टाइप हो जाता है, तंत्रिका तंत्र इफेक्ट होता है। मेनिंजाइटिस में मस्तिष्क प्रभावित होता है। वहीं हर्पीज में त्वचा, और कोविड-19 तो पता ही है गला और फेफड़ा हो रहा था, जो कि बहुत ज्यादा लेटेस्ट बीमारी है। तो इसको एक ना हम लोग पहले याद करेंगे, जैसे हम लोग जीवाणु वाला याद किए थे कोई ट्रिक से, कि जीवाणु से कौन कौन से होने वाला रोग है, तो हम लोग याद किए थे कि जैसे उसी प्रकार से वायरस से होने वाले बीमारी को याद करेंगे। तो वायरस से होने वाली बीमारी को इस प्रकार का, जैसे कि सबका है ना, तो हम लोग आगे वाला लेटर लिख लेंगे। ए, इसको लिखते हैं यहाँ पे एड्स A, डेंगू D, पोलियो P, इन्फ्लुएंजा I, चेचक C, छोटी माता C, गलसूत G, गलसूत हो जाएगा G, खसरा K, ट्रिकोमा T, हेपेटाइटिस H, रेबीज R, मेनिंजाइटिस M, हर्पीज H और कोविड K, ठीक। तो इतने सारी बीमारियां होंगे। तो यहाँ पे क्या है, एक सेकेंड, तो इसको हम लोग एक ट्रिक बनाते हैं। सबका एक पहला लेटर लिख दिए, अल्फाबेट वाला जो मतलब स्टार्टिंग में लिख लेते हैं, एक इसको ट्रिक बनाते हैं। ए से क्या बोलेंगे? ए से आज, तो ए से आज बोलेंगे आज। दी से दादू, आज दादू। क्या किए? पी से आज दादू जो है वो, तो यहाँ पे हो गया था आज। ए से आज दादू ने पानी पी करके, आई से आइसक्रीम, सी से खाया, ठीक। तो यहाँ तक हम लोग याद कर लेंगे 5 तक। तो क्या हुआ, इसका याद क्या करेंगे कि आज दादू ने पानी पीकर आइसक्रीम खाया। तो ADPIC अर्थात ए से एड्स,
डी से डेंगू, पी से पोलियो, आई से इन्फ्लुएंजा और सी से चेचक। तो सबका फर्स्ट लेटर याद करेंगे, जैसे हम लोग बैक्टीरिया का याद किया था फर्स्ट लेटर से, उसी तरह से इसका भी। तो आज दादू ने पानी पीकर आइसक्रीम खाया। आज यहाँ पे हिंदी में लिख देते हैं, आज। आज आज दादू ने पानी पीकर आइसक्रीम सी से खाया। तो आज दादू ने पानी पीकर आइसक्रीम खाया। ठीक है, आज दादू ने बहुत अच्छा काम किया, पानी पहले पी लिया, उसके बाद आइसक्रीम खाया क्योंकि उनका दांत खराब ना हो। ठीक, अब इसके बाद क्या हुआ कि दादू ने तो पानी पी के आइसक्रीम खा लिया। ठीक है, अब इसके बाद छोटी माता है। तो माता जो होती है, माता का क्या कार्य होता है कि जो बाकी आइसक्रीम बच गया उसको भी घर के लोगों के लिए रख दे। तब छोटी माता आई, तो छोटी माता क्या किया, मतलब छोटी मम्मी जो होती हैं, तो चाची छोटी माता जो आई, तो उन्होंने क्या किया, जी से, छोटी माता ने जी से घर में छोटी माता ने घर में के से खाने के लिए, तो छोटी माता ने घर में खाने के लिए टी से थोड़ा और एच से हिस्सा। तो छोटी माता आई तो घर में खाने के लिए क्या की कि थोड़ा हिस्सा आर से रखा, तो थोड़ा हिस्सा इन्होंने घर में रख दिया खाने के लिए। अब यहाँ ऊपर से देखिए, ए से हो जाएगा आज दादू ने पानी पीकर आइसक्रीम खाया। ए से आज, दी से दादू, आज दादू ने, पी से पानी पीकर, आई से आइसक्रीम, सी से खाया। तो आज दादू ने पानी पीकर आइसक्रीम खाया। उसके बाद छोटी माता आई, तो छोटी माता क्या की कि जी से घर में, छोटी माता ने घर में, क्योंकि माँ का काम होता है बाकी लोग क्लिप रखना, तो छोटी माता ने घर में खाने के लिए, के से खाने के लिए थोड़ा हिस्सा रखा, थोड़ा हिस्सा को उन्होंने रख दिया। के से क्या, के से हो जाएगा खाने के लिए, टी से थोड़ा, एच से हिस्सा, आर से रखा, थोड़ा हिस्सा रखा। उसके बाद जो मेरी मम्मी थी, मतलब अपनी मम्मी, अब चाची तो रख दिया, मेरी मम्मी क्या हुई, हर्पीज, एच से हर्पीज अर्थात हैप्पी हो गई कि वाह वाह दादा तो पानी पी करके आइसक्रीम खा लिए। छोटी माता ने तो थोड़ा हिस्सा घर में खाने के लिए रख दिया। तब मेनिंजाइटिस मतलब मम्मी हैप्पी होकर के कोविड-19 अर्थात कि सी से चल पड़ी, एकदम खुश होकर एकदम कूदने लगी मम्मी, तो मम्मी खुश होकर के चली गई। आई होप इसको याद हुआ होगा, 2-3 बार पढ़ेंगे, इसको रट्टा मारेंगे ना तो याद हो जाएगा। देखिए कैसे वायरस से होने वाली बीमारी पहचानेंगे। तो आज दादू ने पानी पीकर आइसक्रीम खाया। फिर है कि जी से घर में, के से कुछ, यहाँ पे छोटी माता, फिर आ जाएंगे छोटी माता, तो छोटी माता, जी से गलसोथ घर में, के से खसरा खाने के लिए, तो छोटी माता ने घर में खाने के लिए, के से खसरा, थोड़ा, तीसरे कोमा, थोड़ा हिस्सा, एच से हेपेटाइटिस का हिस्सा, थोड़ा हिस्सा रेबीज रखा, आर से रखा। उसके बाद मेरी मम्मी आती है, मेनिंजाइटिस मम्मी आती है, हैप्पी हो जाती है, हर्पिच हो जाती है, हैप्पी होकर के सी से कोविड-19 में वो झोला उठाती हैं और पैदल चल देती हैं, क्योंकि वहां पे क्वारंटाइन हो जाता है, तो अपना चल पड़ती हैं झोला उठा के। ठीक, तो आई होप इसको याद हुआ होगा। अब हम लोग प्रभावित अंक तक देख लेते हैं, विषाणु के नाम और लक्षण बस देखना बाकी है, तो इसको हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए कहाँ चल गया, तो यहाँ पे विषाणु के नाम है। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए, जो एड्स होता है, HIV होती है, वो किस विषाणु से होगा, तो HIV से होगा, एड्स से हो जाएगा HIV से। वहीं पर वो था, तो ए से था एड्स, आज ए से हो जाएगा आज,
तो आज दादू ने, तो आज जो एड्स था उसका विषाणु है HIV। फिर दादू, डी से दादू अर्थात कि डी से हो जाएगा डेंगू। तो डेंगू होता है अरबो वायरस से, तो डेंगू अरबो वायरस से। आज एड्स हो जाएगा आपका HIV से। डी से डेंगू हो जाएगा अरबो वायरस। अब पी से जो है पोलियो, तो पी से पोलियो जो हो जाएगा पोलियो वायरस से होगा। वहीं आई से इन्फ्लुएंजा डिनोट कर रहा है, तो ये हो जाएगा आई से इन्फ्लुएंजा मिक्सो वायरस। तो आज दादू ने पानी पीकर आइसक्रीम खाया, तो आई से आइसक्रीम, आई से इन्फ्लुएंजा जो कि मिक्सो वायरस से हो रहा है। फिर यहाँ पे खाया, तो सी से खाया, और ये हो रहा है चेचक। तो चेचक हो रहा है किससे? वेरियोला से। और छोटी माता जो होती हैं, तो छोटी माता हो रहा है वेरिसेला से। चेचक जो हो रहा है वेरियोला से, और छोटी माता हो रहा है वेरिसेला से। तो छोटी माता वेरिसेला वायरस से हो रहा है जो, तो छोटी माता ने घर में, तो जी से घर अर्थात कि गलसोथ, इसका कोई वायरस नहीं है। गलसोथ जो है इसका कोई वायरस नहीं है, ठीक। तो गलसोथ का कोई वायरस नहीं है। और इसके बाद है कि छोटी माता ने घर में के से खाने के लिए, तो खाने के लिए के है ना, के से खाना, तो खाना के से क्या हो जाएगा? खसरा। तो खसरा किससे होगा? मोरबीली वायरस से। खसरा किससे होगा? मोरबीली वायरस से। तो घर में खाने के लिए के से खाने के लिए खसरा, खसरा जो होती है कि खसरा को नोट कर रहा है, खसरा मोरबीली वायरस से होती है। थोड़ा हिस्सा था ट्रिकोमा। ट्रिकोमा भी कोई वायरस नहीं, यहाँ पे नाम नहीं दिया हुआ है उसका, मतलब होता है वायरस लेकिन नाम नहीं दिया गया है। ट्रिकोमा रोग होगा जो कि आंख में होती है, उससे हेपेटाइटिस हो जाती है। रोग क्या हो जाती है? हेपेटाइटिस। इसका भी कोई वायरस नहीं देता है। फिर आर जो रेबीज है वो रेब्डो वायरस है। रेबीज रेब्डो वायरस है। एम का कोई मतलब जो मेनिंजाइटिस है, इसका कोई यहाँ पे वायरस नहीं है। फिर है हर्पीज, हैप्पी हो जाती है मम्मी, हर्पीज वायरस। उसके बाद कोविड जो है वो एस से RS को 2 है, ठीक। तो इसको एक बार फिर से देखते हैं। एड्स जो है वो HIV वायरस से हो रही है। एड्स जो हो रही है वो HIV वायरस से हो रही है। फिर डी से हो जाएगा डेंगू अरबो वायरस। डेंगू अरबो वायरस, एड्स HIV, पोलियो पोलियो, इन्फ्लुएंजा मिक्सो वायरस, इन्फ्लुएंजा मिक्सो वायरस, चेचक वेरियोला वायरस, छोटी माता वेरिसेला वायरस। वहीं खसरा जो है वो मोरबीली वायरस, खसरा मोरबीली वायरस। और रेबीज जो है रेब्डो वायरस है। और हर्पीज जो हर्पीजी वायरस है जो कि त्वचा में होती है। और कोविड सार्स है तो बहुत कम ही इसमें है, लगभग तो याद ही है, बस 2-3 एक्स्ट्रा याद करना, जैसे रेबीज रेब्डो उसी के नाम पे है, हर्पीज जो हर्पीज उसी के नाम पे है। सिर्फ ये 2 है, वेरियोला जो चेचक है, वेरिसेला जो छोटी माता होती हैं। और फिर मोरबीली वायरस से क्या हो जाती है? खसरा होती है। खसरा मोरबीली वायरस से, ये याद करना है। खसरा मोरबीली वायरस होता है, इसको याद कर लेना है। अरबो वायरस से डेंगू होता है, इसको याद करना, बाकी तो सब उसके नाम ही पे हैं। HIV जो एड्स होती है उसके लक्षण क्या क्या होते हैं? तो एड्स के लक्षण है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता इससे क्या हो जाती है? शरीर का नष्ट हो जाती है। जो यहाँ पे डेंगू है उससे क्या होती है? तो डेंगू से हो जाती है क्या? तो आंखों और पेशियों, सिर तथा जोड़ों में दर्द होती है। डेंगू से आंख, पेशी, सिर और जोड़ा में दर्द होने लगता है। इसके अलावा पोलियो से क्या होती है? बदन में दर्द रहती है, रीढ़ की हड्डी, आंत की कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। मिक्सो वायरस जो है इन्फ्लुएंजा जो रोग होती है, तो इन्फ्लुएंजा रोग में क्या होती है? इन्फ्लुएंजा में गलशोथ होती है, छींक आती है, बेचैनी आती है। वहीं चेचक में तेज बुखार, शरीर पर लाल लाल दाने होते हैं। जबकि जब छोटी माता निकलती है तो उसमें भी लाले दाने होते हैं, लेकिन उसमें बुखार भी आता है, शरीर पे पित्तिकाएं भी होते हैं। तो छोटी माता मतलब छोटे छोटे होते हैं, बड़ी माता चेचक में बड़े बड़े होते हैं। जो यहाँ पे देखिए जी से क्या है? गलसोथ। तो गलसोथ में क्या हो जाता है? ज्वर के साथ मुंह खोलने में कठिनाई होने लगती है। गलसोथ में ज्वर के साथ मुंह खोलने में कठिनाई होती है। वहीं खसरा में शरीर पर लाल दाना आ जाता है। ट्रिकोमा में आंख लाल हो जाती है, आंखों में दर्द होने लगता है। फिर हेपेटाइटिस तो पीला हो जाता है शरीर, आंख और त्वचा पीला हो जाती है। वहीं रेबीज में रोगी पागल हो जाता है, जीभ बाहर निकल जाती है जो कि कुत्ता काटने से होता है। मेनिंजाइटिस में क्या होती है? तेज बुखार होती है, मस्तिष्क को ये इफेक्ट करता है। वहीं हर्पीज जो होती है वो त्वचा में होती है और त्वचा में सूजन हो जाता है। जबकि कोविड-19 तो आप लोग को पता है सार्स से होती है, इसमें बुखार, खांसी, स्वाद, गंध का कुछ का पता नहीं लगता है, सिर दर्द होता है, दस्त वगैरह आती रहती हैं।
तो ये हो गया हम लोग का वायरस वाला। आई होप मुझे तो याद हो गया बोलते बोलते कि आज दादू ने पानी पी करके आइसक्रीम खाया। उसके बाद छोटी माँ आती हैं तो वो क्या करती हैं, घर में खाने के लिए थोड़ा हिस्सा रखती हैं और उसके बाद मम्मी आती है तो हैप्पी होकर हर पीज मतलब जो भी था हैप्पी होकर के चल पड़ती हैं। मुझे याद हो गया बहुत शॉर्ट में है कि आज दादू ने पानी पीकर आइसक्रीम खाया, छोटी माता ने खाने के लिए थोड़ा हिस्सा घर में रखा, उसके बाद माँ आती है, मेनिंजाइटिस माँ आती हैं, बहुत हैप्पी होके चल पड़ते हैं। आई होप इसको 2-3 बार देख लीजिए, याद हो जाए। मुझे याद हो गई, मुझे लग रहा है आप लोग को भी याद हो जाएगी। जीका बुखार जो होती है, जीका बुखार जिसे जीका रोग के नाम से जाना जाता है, जीका वायरस के कारण के नाम से जाना जाता है, जीका वायरस के कारण उत्पन्न होता है, जीका वायरस के कारण होता है। जीका बुखार जो है मुख्यतया एडीज प्रकार के मच्छर के काटने से फैलता है। जीका जो बुखार है वो एडीज प्रकार के मच्छर के काटने से फैलता है। इसके अलावा शारीरिक संबंध बनाने और खून चढ़ाने से भी इसके फैलने की संभावना होती है। जीका बुखार यह रोग जो होता है गर्भवती मां से गर्भस्थ शिशु में भी जा सकता है। जैसे एड्स जिस प्रकार का वही सारे इसमें पहुंचाने के तरीके हैं, लेकिन इसमें एक मच्छर से भी था उसमें, जबकि मच्छर से एड्स नहीं होता है। इतना ही नहीं, शिशु का जो सिर होता है उसके अपूर्ण विकास की वजह बन सकता है। मतलब सिर शिशु का है वो पूर्णतः विकसित नहीं होगा। अगर माँ को जीका बुखार है तो एक तो बच्चों को भी बुखार लग जाएगी जीका, और क्या होगा कि उसका जो सिर है वो अच्छे से नहीं बन पाएगा। इससे क्या होगा कि अधिकांश मामले जो होते हैं उसमें कोई लक्षण इसके नहीं दिखते हैं, लेकिन कुछ कुछ रेयर केसेस में इसके लक्षण देखने को जरूरी मिल जाते हैं। यदि कोई लक्षण दिखते हैं तो वे लक्षण इस प्रकार के होते हैं, जैसे क्या है ना कि जीका बुखार आपको हो गया तो कोई लक्षण आपको दिखेगा नहीं कि आपको जीका बुखार हुआ है, परंतु इसके मतलब लक्षण ये हैं कि बुखार हो जाती हैं, आंखें लाल हो जाती हैं, जितने जोड़ों होते हैं उसमें दर्द होती है, सिर दर्द होती है और शरीर पर लाल लाल चकत्ते उत्पन्न हो जाते हैं जीका बुखार में। मनुष्यों में होने वाला अनुवांशिक रोग, तो अब हम लोग पढ़ेंगे अनुवांशिक रोग। अनुवांशिक रोग में सबसे पहला है वरांधता, कलर ब्लाइंडनेस। जो कलर में जब भिन्नता नहीं कर पाता है जो व्यक्ति, तो उसको वरांधता या कलर ब्लाइंडनेस कहा जाती है। तो क्या सवाल ये उठता है कि क्या वो सभी रंगों को नहीं देख पहचान पाता है? तो ऐसा नहीं है, वो मात्र 2 रंगों को पहचानने की क्षमता नहीं होती है। वो 2 रंग कौन से हैं? तो वो 2 रंग है लाल और हरा रंग। तो कोई व्यक्ति अगर लाल और हरा रंग पहचानने की क्षमता नहीं है, लाल को हरा, हरा को लाल, या उसको पता नहीं चल रहा है कि लाल है कि हरा है कि क्या है, तो फिर उसको वरांधता कलर ब्लाइंडनेस है। इस रोग के से जो होती है मुख्य रूप से पुरुष प्रभावित होते हैं। इस रोग से महिलाएं नहीं होती हैं प्रभावित, बल्कि मतलब ज्यादा से ज्यादा पुरुष प्रभावित होते हैं। क्यों? क्योंकि स्त्रियों में यह तभी होगा जब इसके दोनों गुणसूत्र एक से जो होती हैं, ये जेंडर जो होती है ना, जेंडर के गुणसूत्र होते हैं एक्सेस, और पुरुषों में एक्स वाई होता है। तो चूंकि ये एक्स वाला जो एक ठो है ना ये प्रभावित है, मान लीजिए उसको कलर ब्लाइंडनेस है, और ये कोई पुरुष है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये पुरुष पूरा तरह से कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा। परंतु अगर महिला जो है तो उसमें डबल एक्स है, अगर एगो एक्स ठीक है एगो एक्स प्रभावित है तो उसको क्या फर्क पड़ता है? तो महिला नहीं हो जाएगा, उसको ना कलर ब्लाइंडनेस का इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन इस जो रोग के वाहक स्त्रियां ही होती हैं, क्योंकि ये एक्स वाला जो सूत्र है वो स्त्रियां ही देंगी, तो इसीलिए इसके वाहक तो स्त्रियां हैं, परंतु इसका इफेक्ट पुरुषों में देखने को मिलता है, महिलाओं में नहीं, क्योंकि महिलाओं में 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं जो कि पुरुषों में मात्र एक ही होता है, और वो अगर इफेक्टेड है तो पुरुष क्या होगा, कलर ब्लाइंडनेस का शिकार हो जाएगा। इसके अलावा सेकेंड है जो अनुवांशिक रोग है वो है हीमोफीलिया। ये भी बहुत खतरनाक रोग है। इस रोग में क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है उस व्यक्ति को चोट लगने पर आधा घंटा से लेकर के 24 घंटा तक उसका रक्त में जो कहीं कट फट शरीर में जाता है तो ऑटोमेटिक कुछ नहीं भी लगाते हैं तो कुछ देर में 2-4-5-10 मिनट में वो धीरे धीरे क्लॉट हो जाती है, जम जाती है, सूखने लगती है। लेकिन जब आप हीमोफीलिया से पीड़ित रहिएगा तो आपका ब्लड का थक्का क्लॉटिंग नहीं बनेगा, और यह 2 से 5 मिनट, जनरली 2 से 5 मिनट में बन जाता है, लेकिन हीमोफीलिया वाले व्यक्ति में 24 घंटे तक बनता ही नहीं है। यह भी रोग मुख्यतः पुरुषों में होता है। स्त्रियों में यह रोग तभी होता है जब इसके दोनों गुणसूत्र एक से प्रभावित हों। देखिए
यहाँ भी वही है, वाहक स्त्रियां हेमोफीलिया की और बारांधता के भी, परंतु इफेक्टेड पुरुष होते हैं क्योंकि उनमें एक ही है और वो एक से अगर प्रभावित है तो वो है, और जबकि महिला में तो 2 है, तो सिर्फ एक अगर प्रभावित हो तो क्या ही फर्क पड़ता है, एक तो मैनेज हो जाएगा। ये इस रोग की भी वाहक हेमोफीलिया की भी स्त्रियां, देखिए यहाँ पे दे दिया स्त्रियां ही हैं। हेल्डेन का मानना है कि यह रोग जो है, हेमोफीलिया जो रोग है वो किसने फैलाया, तो ब्रिटेन की महारानी थी विक्टोरिया, उनके द्वारा ये रोग फैला है। हेल्डेन का मानना है कि यह रोग ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने फैलाया था, हेमोफीलिया। अब आता है मानसिक बीमारी, एक है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम जो बीमारी है, इस बीमारी में क्या होता है कि जो स्त्री होती है, इसमें भी क्या है, इस रोग स्त्रियों में होता है, टर्नर सिंड्रोम स्त्रियों में होता है यह रोग। इस रोग से जो भी ग्रसित महिला है, स्त्री है, उसमें गुणसूत्रों की संख्या 45 होती है, अर्थात कि हमारे पास 46 गुणसूत्र हैं, 23 जोड़ी होता है। लेकिन अगर जिस महिला के पास टर्नर सिंड्रोम नाम की बीमारी होगी तो उसके पास 45 ही होगा। यहाँ पे देखिए उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है, 44A प्लस X, और यहाँ पे एक और होना चाहिए ना X, तो यहाँ पे 0 शून्य दे दिया, तो तब नहीं मिला करके क्या हो जाता है आपका, 2 को मिला करके हो जाता है 46, तो यहाँ पे एक ही X है, यहाँ पे तो कुछ ये नहीं है, तो 44 प्लस X 45 हुआ, एक तो X गायब है, यहाँ से महिला है तो X ही X ना होगा, महिला है तो X होगा, लेकिन एक ठो है, यहाँ पे एक ठो की जगह पे शून्य है, इसका मतलब ये गायब है। तो जब गायब होगा उसके इसमें क्या हो जाएगा, इसमें शरीर जो होती है उस महिला की अल्प विकसित हो जाती है, उसका जो कद है, उसका जो लंबाई है वो छोटा, वक्ष जो होती है उसका चपटा हो जाती है, और जननांग जो होते हैं प्रायः अविकसित होते हैं, और इससे क्या होती है कि उस महिला में बांझ की स्थिति होती है, क्योंकि जो डबल X जो गुणसूत्र होते हैं ना, 2 यही मिलकर तो 46 बनते हैं, बाकी 44 प्लस 2 हो जाएंगे 46। तो ये दोनों ही क्या होते हैं ना, जेंडर के डिनोट निर्धारित करने के लिए ये गुणसूत्र होते हैं। हमारे जिसमें से भी एक ठो है, एगो नहीं है, तो एगो नहीं है तो पूर्णतया वो स्त्री कहाँ हुई, वो पूर्णतया स्त्री नहीं बन जाएगी ना, पूर्णतया स्त्री से टर्नर सिंड्रोम के द्वारा टर्न हो जाएगी, मतलब स्त्री है, मान लीजिए कि महिला है, फीमेल है, लेकिन टर्नर सिंड्रोम में टर्न हो गए, टर्न होके मुड़ करके वो थोड़ा सा कम स्त्री रह गई, छोटी हो गई, यहाँ पे वक्ष कद भी दे रहा है छोटा, तो फीमेल छोटी होगी, थोड़ा सा टर्न हो गई, ठीक, तो उसमें बांझ की भी स्थिति देखने को मिलती है, और इसमें गुणसूत्र होती हैं 45। वही है नेक्स्ट क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम। तो क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम में क्या होगा, यह रोग जो होती है पुरुषों में होती है, और यह रोग जिस पुरुष में होगा उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, तो 47। अब इसमें 46 से एक बढ़ जाएगा, मतलब 46 तो था ही, एक सेकंड, यहाँ पर 46 था, अब प्लस एक ठो और बढ़ जाएगा तो हो जाएगा इसमें 47। तो ये 47 एक ठो क्या बढ़ता है, तो देखिए यहाँ पे इसमें जो पुरुष होते हैं, तो पुरुषों का जो वृषण होती है वो अल्प विकसित होती है, एवं जो स्तन होते हैं पुरुषों के वो भी स्त्रियों के समान विकसित हो जाते हैं, अर्थात जो पुरुष है ना उसमें बढ़ने का रीजन क्या है कि उसमें देखिए स्तन जो पुरुष में जनरली नहीं होता, स्तन नहीं होता है ना, लेकिन यहाँ पे पुरुष को स्तन आ रहा है, तो मतलब बढ़ रहा है, चीजें कुछ एक्स्ट्रा उसमें ऐड ऑन हो रही हैं, तो पुरुष में स्त्री के जैसा स्तन हो रहा है, इसका मतलब उसमें एक बढ़ रहा है, 46 से प्लस 1 हम कर देंगे गुणसूत्र, जो कि 47 हो जाएगा, क्योंकि स्तन के बराबर हम लोग एक गुणसूत्र मान लीजिए स्तन वाला बढ़ गया तो 47 हो गया। और इस रोग से जो ग्रसित पुरुष होगा वो नपुंसक, अब ये से कि उसमें स्त्री का गुण आ जाएगा, पुरुष का पहले से है, दोनों मिक्सअप हो जाएगा, तो आदमी कहाँ बचेगा, वो तो नपुंसक हो जाएगा, ठीक। और जो महिला था, महिला में वो घट जा रहा था। अब आता है हमारा डाउन सिंड्रोम, तो हम लोग अब पढ़ेंगे, आनुवांशिक रोग ही चल रहा है अभी तक, टर्नर सिंड्रोम, क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम, हेमोफीलिया, और फिर क्या था एक ठो पहला वाला जो था वरांधता। तो अब आता है डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम रोग में क्या होता है, तो इस रोग से जो ग्रसित आदमी होता है, व्यक्ति होता है, उसका बुद्धि मंद होती है, मतलब थोड़ा सा ना उसका जो प्रोसेसर है माइंड का वो थोड़ा स्लो काम करता है या फिर नहीं करता है, थोड़ी सी वो मंद बुद्धि का होता है, उसकी आंखें टेढ़ी हो जाती हैं, जीभ मोटी हो जाती है, और जो उसका शारीरिक ढांचा है वो अस्त व्यस्त हो जाता है, अनियमित हो जाता है, मतलब देख के लग जाएगा कि अरे ये तो इसको कम बुद्धि है, इसको नॉलेज नहीं है, इसको कुछ नहीं आता है। और इस बीमारी को मंगोलिज्म भी कहते हैं।
डाउन सिंड्रोम के अलावा लावा मंगोलिच में इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक तो ये क्या है कि डाउन सिंड्रोम नाम से ही पता चल रहा है डाउन हो जा रहा है, उसकी क्या बुद्धि डाउन हो गई, जीभ भी डाउन हो गई, आंखें भी टेढ़ी हो गई, तो सब उसका शारीरिक स्ट्रक्चर भी डाउन है, तो सब कुछ डाउन हो जा रहा है, इसलिए डाउन सिंड्रोम। महिला वाला क्या था, टर्नर, तो महिला जो थी फीमेल क्या थी वो टर्न होकर छोटी हो जा रही थी, और क्लिनी फिल्टर था पुरुष वाला क्योंकि वो बढ़ जा रहा था। ठीक, अब है पटाउ सिंड्रोम, तभी पटा रहा है, तो देखिए इसमें क्या होगा, पटाउ सिंड्रोम में क्या होगा कि इसमें रोगी का जो ऊपर का ओठ होता है वो बीच से कट जाता है, रोगी के ऊपर का ओठ जो है वो बीच से कटा हुआ रहता है। तालु में कभी ऐसा किसी व्यक्ति को आप लोग जरूर देखेंगे, मैं तो देखी थी, तो एक व्यक्ति जो है उसका ओठ जो होती है उस बीच में कट जाती है, वो तो अजीब सा बोलता है, और तालु जो होते हैं उसमें भी उसके दरार होते हैं, क्लेफ्ट प्लेट हो जाती है। इस रोग में भी रोगी मंदबुद्धि होता है, उसका नेत्र खराब हो जाते हैं, इत्यादि रोग उसको हो जाते हैं। अब कुछ अन्य रोग दिए हुए हैं, उसको हम लोग जानते हैं। कुछ अन्य रोग जिसमें कि पक्षाघात या फिर लकवा या फिर पैरालिसिस है। तो यह जो पक्षाघात है, लकवा, पैरालिसिस है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो इस रोग में क्या होता है कि कुछ ही मिनट में शरीर के आधे भाग को लकवा मार देता है। इस रोग में शरीर में कुछ ही मिनट में लकवा मार देता है, और जहाँ पक्षाघात होता है वहाँ की तंत्रिकाएं निष्क्रिय हो जाते हैं। इसका कारण यह है कि अधिक से अधिक ब्लड प्रेशर के कारण मस्तिष्क की कोई धमनी फट जाती है, या फिर मस्तिष्क को जितना भी उसको ब्लड चाहिए उतनी नहीं जा पाती है, इसलिए पैरालिसिस या लकवा मारता है, क्योंकि मस्तिष्क का कोई या तो धमनी जहाँ खून जिससे जा रहा है फट गया, या फिर मस्तिष्क को जितना ब्लड चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा, इसी कारण से पैरालिसिस होती है। एलर्जी क्या होता है, तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि एलर्जी है, अर्थात फिर उस जैसे कि कुछ इफेक्ट कर रहा है आपके बॉडी को, तो इसमें हो जाएगा एलर्जी में कि कुछ वस्तु जैसे कि धूल, धुआं, रसायन, कपड़ा, सर्दी किन्हीं विशेष व्यक्तियों के लिए हानिकारक हो जाते हैं, और उनके शरीर में विपरीत प्रकार की क्रिया होने लगती है, जिससे अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं, जैसे खुजली, फोड़ा, फुंसी, शरीर में सूजन आ जाना, काला दाग, एक्जिमा आदि एलर्जी के उदाहरण हैं। सिजोफ्रेनिया रोग क्या है, तो सिजोफ्रेनिया में देखिए क्या होता है कि यह मानसिक रोग है जो प्रायः युवा वर्ग में होता है। सिजोफ्रेनिया जो है प्रायः युवा वर्ग में होता है। ऐसी रोगी कल्पना को ही सत्य समझता है, ये लोग कल्पना में ही डूबे रहते हैं, वास्तविकता को नहीं समझते। ऐसे रोगी आलसी होते हैं, अलगावहीन होते हैं, वो अकेले रहना चाहते हैं, आवेशहीन होते हैं, मतलब उसमें कोई ना गुस्सा ये सब चीजें नहीं होती हैं, मतलब कोई आवेश आवेग नहीं होते हैं। इसके अलावा विद्युत आक्षेप चिकित्सा इसमें काफी सहायक होती है, क्योंकि उनको कोई इसी चीज का इफेक्ट ही नहीं पड़ता, इसलिए उनको ना शॉक दिया जाता है सिजोफ्रेनिया में, कि वो कल्पना से हट करके वास्तविकता में आए। नेक्स्ट है मिर्गी, तो मिर्गी एपिलेप्सी जो रोग होता है, तो एपिलेप्सी या मिर्गी रोग को अपस्मार रोग भी कहते हैं। मिर्गी या फिर एपिलेप्सी रोग को अपस्मार रोग भी कहा जाता है। यह रोग जो है मस्तिष्क के आंतरिक भागों के कारण होती है। जो एपिलेप्सी मिर्गी रोग है तो मस्तिष्क के आंतरिक जो भाग में है रोग है उसके कारण होती है। इस रोग में जब दौरा पड़ता है तो मुंह से झाग निकलता है और मल पेशाब भी निकलने लगता है। नेक्स्ट है डिप्लोपिया रोग, तो डिप्लोपिया रोग क्या है, यह रोग जो होती है वह आंख की मांसपेशियों के पक्षाघात पैरालिसिस के कारण होती है। जो डिप्लोपिया रोग है यह रोग आंख के मांसपेशियों के पैरालिसिस के कारण होता है। कैंसर रोग जो है, कैंसर रोग 6 नंबर है पॉइंट, कैंसर रोग, तो कैंसर रोग मनुष्य के शरीर के किसी भी अंग में त्वचा से लेकर के अस्थि तक यदि कोशिका वृद्धि अनियंत्रित रहे तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होती है कि कोशिका में अनियमित गुच्छा बन जाता है, और इन अनियमित कोशिकाओं के गुच्छे को ही कैंसर कहा जाता है। कहने का अर्थ ये है कि
शरीर के किसी भी अंग में कैंसर हो जाती है। तो इसमें अगर कोशिका वृद्धि शरीर के किसी भी भाग में कोशिका वृद्धि अनियंत्रित हो रही है, जितना चाहिए उससे ज़्यादा या कम अपने हिसाब से बन रही है, तो धीरे धीरे वो एक जाल बन जाता है। अब ज़्यादा से ज़्यादा कोशिका बनेगा जरूरत से ज़्यादा, तो वो एक तरह से गुच्छा बन जाती है जो शेष रहती हैं। तो वही गुच्छा क्या होता है कि कैंसर का कारण बनता है। कैंसर को स्थापित होने में जो समय लगता है उसे लैटेंट पीरियड कहते हैं। एक क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से कि कैंसर जब कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, तो पूरा एकदम बन करके ज़्यादा से ज़्यादा उनको एक अपना जगह समय, मतलब जितना टाइम लगता होगा कैंसर बनने में, तो उस समय को क्या बोलते हैं, तो लैटेंट पीरियड कहते हैं। कीमोथेरेपी जो है वो कैंसर रोग के उपचार के लिए दी जाती है। कीमोथेरेपी दी जाती है कैंसर रोग के उपचार के लिए। उत्कृष्ट जो गैस है रेडॉन, निष्क्रिय गैस एक रेडॉन होती है। 6 प्रकार की गैस है ना निष्क्रिय, उसमें से रेडॉन जो गैस है वो कैंसर के इलाज में उसका उपयोग किया जाता है। नोट करने वाला पॉइंट ये है कि कीमोथेरेपी शब्द को वर्ष 2013 में पाउल एहरलिच नामक व्यक्ति ने दिया। कीमोथेरेपी जो शब्द था उसको किसने दिया, तो पाउल एहरलिच ने दिया 2013 में, जिन्हें आधुनिक रसो चिकित्सा का पिता भी कहा जाता है। तो आधुनिक रसो चिकित्सा का पिता कहा जाता है एहरलिच को। बीमारी के उपचार में रसायन का उपयोग कीमोथेरेपी कहलाता है। कोई भी बीमारी हुई है तो उसमें उपचार करने के लिए जिस रसायन का प्रयोग होता है उसको कीमोथेरेपी कहा जाता है। कैंसर मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। कैंसर कितने प्रकार का होता है, तो 4 प्रकार का, और ये 4 प्रकार हैं कार्सिनोमास, सार्कोमास और है ल्यूकीमियास, लिम्फोमास। तो 4 प्रकार हैं कार्सिनोमास, सार्कोमास, ल्यूकीमियास, लिम्फोमास। कार्सो सार्को ल्यूकी लिम्फो, कार्सो सार्को ल्यूकी लिम्फो, 4 प्रकार के कैंसर। तो जो कार्सिनोमास है, कार्सोमास है, इसका उत्पत्ति उपकला उत्तक में होती है। उत्तक में भी बहुत सारे छोटे छोटे उप उत्तक होते हैं, वही उपकला उत्तक। सार्कोमास जो है वह कैंसर संयोजी उत्तक में अस्थि हड्डी में जो कार्टिलेज उपास्थि होते हैं और पेशी जो होते हैं उन सभी में सार्कोमास होता है। वही ल्यूकीमियास जो नाम से ही पता चल रहा है कि ल्यूकोमाइट्स में होता है, जो कि असामान्य वृद्धि के कारण होता है। लिम्फोमास जहाँ लिम्फ होगा, लिम्फ होते हैं लसिका में। ल्यूकोमास जो व्हाइट WBC होता है वहां पे होता है तो उसमें बनेगा। लिम्फ लसिका में होगा तो लसिका के गांठ और प्लीहा में बनता है। नोट यहाँ पे दिया हुआ है कि रेडियो सक्रिय जो स्ट्रांसियम 90 है, इसी के कारण हड्डी में कैंसर होता है। तो अगर हड्डी में कैंसर किसी का हो गया तो रेडियो सक्रिय तत्व जिसका नाम है स्ट्रांसियम 90 उसी के कारण होता है। चिकुनगुनिया रोग क्या है, तो जो चिकनगुनिया रोग है यह दुर्बल बनाने वाली गैर घातक वायरल बीमारी होती है। चिकनगुनिया जो है वह एक तरह से वायरल बीमारी है और यह मनुष्य को दुर्बल बनाती है। इसका प्रकोप पूरे भारत में 36 वर्ष के बाद 2006 में हुआ था। यह चिकनगुनिया वायरस से होता है। यह मादा एडीज मच्छर, मुख्यतः एडीज इजिप्टी मच्छर के काटने से भी फैलता है। इसके अलावा मनुष्य ही चिकनगुनिया वायरस का मुख्य स्रोत है। जो मनुष्य है वही चिकनगुनिया वायरस का मुख्यतः स्रोत भी है, क्योंकि मच्छर संक्रमित व्यक्ति को काटकर अगर अन्य लोग को जाके वही मच्छर काट रहा है तो यह बीमारी चिकनगुनिया फैल जाती है और संक्रमित व्यक्ति से यह बीमारी किसी और को नहीं हो सकती। तो डायरेक्ट मतलब क्या है ना कि जैसे संक्रमित व्यक्ति है उसके बगल में यहाँ पे देखिए वही कह रहा कि कोई संक्रमित व्यक्ति है उसके पास आप चल गए तो आपको डायरेक्ट चिकनगुनिया नहीं होगा, लेकिन हाँ अगर उसको मच्छर काटा फिर आपको काट दिया तब हो जाएगा। इटाई रोग क्या होता है, तो इटाई रोग क्या होती है, कैडमियम के कारण तो होता है। यह इटाई रोग जो होती है वो कैडमियम के कारण होती है। इसमें पेट दर्द होता है। अपच के एक मरीज को चिकित्सक प्रोबायोटिक्स लेने की सलाह दी जाती है। मतलब ये दवाई है, इसको लेना होता है जिसको ये बीमारी हो गई।
यह पाचन क्रिया को स्वास्थ्यवर्धक करने के लिए अच्छे विषाणुओं की संख्या को बढ़ाने में भी मदद करता है। नेक्स्ट है एलिसा रोग। तो एलिसा का फुल फॉर्म है ई से एंजाइम, एल से लिंक्ड, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट से एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट से एलिसा का फुल फॉर्म है। यह जो एलिसा है HIV वायरस की जांच करने की एक प्रणाली है। तो एलिसा से HIV किसी को हुआ है कि नहीं हुआ है उसकी जांच होती है और इससे पता यह चलता है कि व्यक्ति एड्स पीड़ित है या नहीं, और इसलिए इसे एलिसा टेस्ट कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म भी कभी पूछता है, एलिसा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट से। वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट क्या है? वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट क्या है? तो यह जो टेस्ट है HIV संक्रमण की खास जांच है। वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट भी एक तरह से HIV का ही जांच करता है, जो पॉजिटिव होने पर बताता है कि व्यक्ति HIV से ग्रस्त है। एलिसा BC का है, वेस्टर्न ब्लॉट BC का है। इसके अलावा HIPV 24 एंटीजन से भी जांच होता है। इससे HIV की स्पष्ट जांच होती है और इससे रोग की तीव्रता की जानकारी मिलती है कि रोग अभी किस स्तर पर पहुंचा या फिर कितना तीव्र है। CD4 काउंट भी इससे क्या होता है कि रोगी की प्रतिरोधक क्षमता का आकलन होता है। तो 3 प्रकार जो था ना HIV के लिए, एलिसा, वेस्टर्न ब्लॉट और HIVP 24 एंटीजन। इसके अलावा CD4 काउंट जो रोग है इससे क्या होती है कि किसी व्यक्ति के रोगी के प्रतिरोधक क्षमता का आकलन किया जाता है। अब स्टार्ट होगा हम लोग का प्रमुख केंद्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम। तो ये सब हम लोग देखेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो करते हैं समाप्त। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।